हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारी थर्ड क्लास है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में। तो इसमें हम और जो है दूसरी ब्रांचेस क्या है बायोलॉजी की ये जानेंगे। लास्ट दो क्लासेस में लगभग हमने 48 ब्रांचेस को लेकर स्टडी कर लिया। तो देखा जाए तो ये जो ब्रांचेस होती हैं ये पूरी तरीके से प्योरली अगर हम ये कहें कि ये बायोलॉजी की नहीं, वो इंटरलिंक्ड होती हैं, कभी एग्रीकल्चर के साथ, कभी टेक्नोलॉजी के साथ, या कभी साइंस के दूसरे सब्जेक्टों के साथ जो है लिंक हो जाती है। फिर वो एक अपने आप में एक नई ब्रांच बन के आती है। तो कुछ और ऐसी ही ब्रांचेस के बारे में आज के लेक्चर में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर अपनी उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले जो है आता है हमारा फिशरी। ठीक है, फिशरी क्या होता है? देखो, ये आप एग्रीकल्चर के अंदर भी पढ़ते हो। तो इसी के अंदर क्या होता है फिशरी, जो इसको हम कहते हैं मछली पालन। अब इसमें क्या होता है, जो आपने देखा होगा खेतों में बड़े बड़े तालाब बना दिए जाते हैं और इसको फिर आर्टिफिशियल तरीके से इसको तैयार करा जाता है। इसके अंदर जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब डाला जाता है और फिर उसके अंदर मछलियाँ जो हैं उनको डाला जाता है, उनकी ब्रीडिंग करी जाती है, तो रेयरिंग करी जाती है। तो आपको पता है फिश जो होता है एक जो है खाने के तौर पे, मीट के तौर पे जो है लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए जो है इसका उत्पादन भी किया जाता है। तो कैचिंग हो गया, ब्रीडिंग हो गया, रियरिंग हो गया और मार्केटिंग ऑफ अ फिश जो है किस में आता है? फिशरी में आता है, मछली पालन में आता है। तो अब वहीं बात करें फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन क्या होता है? देखो, फर्मेंटेशन ब्रांच भी होती है और फर्मेंटेशन एक प्रोसेस भी होता है। अब फर्मेंटेशन को एक अगर आप शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं कि इसमें जो है सड़ा देते हैं, गला देते हैं और इसमें क्या हो जाता है कि माइक्रोब्स जो है उसको पैदा करते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, यानी इसमें क्या कर रहे जा रहा है? ऑक्सीकरण करा जा रहा है लेकिन अधूरा। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन दैट अकर इन माइक्रोब्स, और किस में होता है? ये माइक्रोब्स के अंदर होता है। एंड अदर सेल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी अधूरा इसमें ऑक्सीकरण कराते हैं। कब? माइक्रोब्स के उसमें अकरिंग माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स के अंदर होता है, तो इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो आपने देखा होगा वीट हो गया, जौ हो गया, इनका फर्मेंट करके अल्कोहल बनाया जाता है ना? तो अल्कोहल जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बनता है। आगे बढ़े, अब जेनेटिक्स आता है। तो ठीक है, जेनेटिक्स जो है ये एक बायोलॉजी की प्योर ब्रांच हो जाती है। अब जेनेटिक्स किससे डील करता है? देखो, जो हम मनुष्य हो गए या पेड़ पौधे हो गए, तो ये ट्रेड्स लेके चलते हैं। ठीक है, अब आम के पेड़ पे कोई, आप मान लीजिए सेब तो लगेंगे नहीं, जो आम है वही आम के पेड़ में आम ही लगेगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि जेनेटिक्स क्या होता है? हमारी बॉडी में जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, नाभिकीय। तो नाभिक के अंदर नाभिकीय द्रव होता है, न्यूक्लियोइड होते हैं, और उसमें हमारा डीएनए भी होता है। तो डीएनए के अंदर हमारे कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वंशजिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, जानकारी जो होती है, जो आपको आंखों का रंग, है ना, त्वचा, और आपके जो बालों की डेंसिटी होती है, और काफ़ी चीज़ें, आपकी लंबाई, ये सब जो है जेनेटिक्स से आपको मिलती है। तो जेनेटिक्स क्या है? कैरी करते आ रहे हैं आप पहले से, अब से आगे। तो जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी की और वेरिएशंस की, अगर कोई चेंज होता है जेनेटिक्स में तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, तो उन सबको जो है हम किस में पढ़ते हैं? जेनेटिक में। तो ये एक ब्रांच है जो हमारी साइंस की ब्रांच होगी या बायोलॉजी की ब्रांच होगी। अब आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इसमें समझिए, अभी तक आपने जेनेटिक्स पढ़ लिया, लेकिन जेनेटिक्स में क्या होता है? जो जीन होता है इसका मैनिपुलेशन करा जाता है ना? इसको आगे पीछे ऊपर नीचे, यानी इसको जो है, इसमें जो है इसको चेंज कर दिया जाता है जीन को। अब जीन में चेंज करने का मतलब क्या है? देखो, बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जो हमें जेनेटिकली मिली होती हैं। अब उन बीमारियों को आगे ना हो तो क्या कर देते हैं? जीन में चेंज कर देते हैं, जिससे आने वाली जनरेशन में वो बीमारी ना हो। तो वो चेंजेस क्या होते हैं? वो चेंजेस जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से किए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इम्प्रूव द ऑर्गेनिजम्स, तो ये जेनेटिक होता है। जैसे वायरस हो गया, अब वायरस के बारे में, जैसे कोविड-19 था, इसकी वैक्सीन जब बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो वहाँ पर इसके जेनेटिक्स को समझना, इसके कोड को समझना, यहाँ पर ये कौन काम कर रहा, जो है यूजफुल हो रहा था, ये आ रहा था जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी से भी थोड़ा अलग हो जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग।
अब आता है गायनोकोलॉजी। तो आपने देखा होगा गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं जिनको बोलते हैं महिला विशेषज्ञ। तो यानी इसका मतलब होता है जो आपकी फीमेल जो होती है रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, ओवरीज हो गया, ओविडक्ट्स हो गया, फैलोपियन ट्यूब्स हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर आपने देखा हो तो कुछ इस तरीके से ये ओवरीज होगी, जिनको अंडाशय कहते हैं, और ये आपका क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपका फिलोपियन ट्यूब्स हो गया। तो ये यूट्रस हो गया। तो इन सब के बारे में स्टडी करना, इसमें किसी अगर कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, उसको ठीक करना, उसके कॉज को पता लगाना, उन सब को लेकर स्टडी करना, ये किसका काम होता है, ये गायनोकोलॉजिस्ट का काम होता है। और गायनोकोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं, गायनोकोलॉजी पढ़ते हैं, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में, इन सब के बारे में जो है जानकारी होती है। अब आता है जर्नोटोलॉजी। जर्नोटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ एजिंग। एजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे समय के साथ चीज़ों में बदलाव आते रहते हैं, ठीक है, जो एजिंग होती रहती है। तो एजिंग होने होती है तो उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एजिंग। ठीक है, जैसे समय के साथ चीज़ें का फंक्शन किस तरीके से कर रही है। आपको पता होगा हमारा भी जो बॉडी होता है, ये समय के साथ साथ ढलना शुरू होता है। पहले देखो, अब चाइल्ड से लेके एक युवावस्था तक ये डेवलपमेंट होता है, फिर एकदम युवा में जब टॉप पे पहुंच जाते हैं, आपका जो है 20 से लेके 30 साल तक का पीरियड होता है, उसके बाद 30 के बाद ये डाउन होने लगता है। तो ये सब एजिंग होते हैं। तो इसको जो पढ़ते हैं वो होते हैं जेरोनोटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग को। अब गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी क्या होता है, देखो यहाँ से देखो, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ये होते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, देखो आपने फूड जो है यहाँ से मुंह से खाया, तो ये पूरा जो है आपका फिर पेट में गया, फिर पेट से छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर उसके बाद मल के द्वारा बाहर निकल गया। तो जहाँ जहाँ आपका फूड चलता है, जो आहार नली जिसको बोलते हैं आहार नली, तो उसका विशेषज्ञ है, या उस आहार नली के बारे में पढ़ना, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का जो विकार है या जो रोग है उसको लेकर स्टडी करना, उसमें किस तरीके से कार्यरत करती हैं, कैसे वो काम करता है, क्या उसका फंक्शन होता है, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी रख के उस पर अध्ययन करना, या उन सब को लेकर जो है विस्तार पूर्वक पढ़ना। तो वो हमारा किस में आता है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। तो जो आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में अल्सर की जो है वो होता है, तो ये सब कौन देखता है, ये सब देखता है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है हेरिडिटरी। तो स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी माता पिताओं से जो बच्चों को, ऑफस्प्रिंग्स को जो जेनेटिक कैरेक्टर मिलते हैं। अब ये जेनेटिक कैरेक्टर दोनों की बात कर रहे हैं, ये मनुष्य में भी हो सकते हैं, ये पेड़ पौधों में भी हो सकते हैं, यानी ये लिविंग बींग्स में होते हैं। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक जो कैरेक्टर होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं, उनका अध्ययन करना, उनको समझना, उनके बारे में पता करना कि किस तरीके से ये जो ट्रेड्स हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, इन सबको जो है हम किस में पढ़ते हैं, हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी क्या है, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो ये जो 8 ब्रांचेस हैं ये हमने अभी कवर करी, इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है, देखो हिस्टोलॉजी का मतलब समझ लो। हिस्टोलॉजी ये जो आपके उत्तवक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू आपके उत्तवक हो गए। अब आपकी बॉडी में कई प्रकार के टिश्यू होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा, ठीक है, फिर और भी जो है अलग अलग प्रकार के टिश्यूज होते हैं जो हमने पढ़े हैं अपने पिछले क्लासेस में। तो टिश्यू के बारे में पढ़ना, ठीक है, क्या होता है, किस तरीके की बनावट है उसकी, क्या उसका फंक्शन होता है, तो उन सब के बारे में पूरी जानकारी रखना। जैसे बॉडी फैट कौन से टिश्यूज में होता है और किस टिश्यूज का फंक्शन किस प्रकार होता है, तो उससे रिलेटेड क्या कोई बीमारी या कुछ भी, जो उसका पूरा संपूर्ण हम ज्ञान पढ़ते हैं उत्तवकों का, टिश्यूज का, तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, है ना, क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी। अब अगला आता है हमारा हॉर्टिकल्चर।
तो मैं बात करता हूँ ये जो हॉर्टिकल्चर है, अगेन ये हॉर्टिकल्चर किसका वर्ड है? ये हॉर्टिकल्चर आपका जो ये वर्ड आया है, ये आया है ज्योग्राफी से ही, पर लेकिन ये चीज़ें इसमें कुछ प्लांट्स बेस्ड है तो इसको लिए हम बायोलॉजी में कंसिडर कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर होता है आपका ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट एंड कमर्शियल पर्पस। तो जब भी आप जो है सब्जी उगाते हैं, फल उगाते हैं, फ्लावर उगाते हैं, कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक कारण के लिए या वाणिज्यिक के लिए, यानी बेचने के लिए, तो उसको लेकर स्टडी करते हैं। कौन सी सब्जी होगी, किस प्रकार की उसमें दवाइयाँ होंगी, किस प्रकार का उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ होगा, फ्लावर क्या होगा, कैसी खेती होगी, किस तरीके की जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए, फ्रूट के लिए सीज़न कौन सा बेस्ट होगा। तो पूरी संपूर्ण जानकारी इनकी ग्रोथ से लेकर डेवलपमेंट तक के फेज़ का, ये हम किस में स्टडी करते हैं? हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है? व्हेन टू सॉल्यूशन, अब देखो हाइपरटोनिक एक क्या है कि एक तरीके से आप कह लो एक कॉन्सेप्ट भी है। जब इसमें क्या होता है, व्हेन टू सॉल्यूशन हैव डिफरेंट सॉल्यूट कंसंट्रेशन, अगर दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन की क्या है? डिफरेंट सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, ठीक। द सॉल्यूशन विच हैव हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। तो देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। 1 लीटर वाटर है, उसमें हो गया सॉल्वेंट, ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। और इसमें 10 ml आपने क्या डाल दिया? लेमन जूस, ठीक। तो 10 ml लेमन जूस और 1 लीटर वाटर, तो 10 ml लेमन जूस क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, ठीक है। 1 लीटर पानी क्या हो गया आपका? क्या हो गया इसके अंदर? 1 लीटर पानी सॉल्वेंट। तो इसी प्रकार से दो सॉल्यूशन है और दोनों में जो है सॉल्यूट की जो मात्रा है वह कम है, ठीक। तो जो सॉल्यूशन विच हैव हायर सॉल्यूट, जिसके अंदर हायर सॉल्यूट होगा, जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा हायर होगी, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। अब हाइपोटोनिक क्या होता है? अब एक में ज़्यादा है मात्रा, एक में कम है मात्रा, तो जिसके अंदर मात्रा कम होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। सॉल्यूशन विच हैव लोअर सॉल्यूट, यानी जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कम होगी, उसको बोलेंगे हम हाइपोटोनिक। सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन अदर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। अब आता है होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक क्या होता है? ठीक है, होम्योथर्मिक, चलो। एनिमल्स हु हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, देखो थर्मिक का मतलब तो आप समझ गए होंगे, थर्मल या टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ ऐसा होगा, तो बिल्कुल उससे रिलेटेड ही है ये, ठीक। तो टेम्परेचर और इससे रिलेटेड है। एनिमल्स हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, वो जानवर जिनके जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है, आर कॉल्ड होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड। तो जो एनिमल है उनका बॉडी जो टेम्परेचर है जो स्थिरता रहता है, उनको हम होम्योथर्मिक कहते हैं, और उन्हें हम वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं, यानी वो वार्म ब्लडेड एनिमल। जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो गया आपका, स्नेक हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, ये सब क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। हम लोग क्या? वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो बॉडी उसको मेंटेन करती है, ठीक है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करती है। हाइजेनिक, हाइजीन, अब तो आपको पता ही होगा, हाइजीन एक वर्ड भी है और ये एक तरीके से आप कह लो ब्रांच भी है, तो लेकिन क्या है, अब साइंस का ये वो हिस्सा है जिसमें आप क्या बात करते हो? सफाई या क्लीनलीनेस की बात करते हो। अब ये सफाई क्यों ज़रूरी है? यानी गंदगी से होने वाली बीमारियां, उनका प्रिवेंशन। तो साइंस टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, तो ये हमारे जो शरीर है, जो हमारे जो स्वास्थ्य है, उसको ध्यान में रखती है, और उसको ध्यान में पूर्वक क्या? प्रिवेंट डिसीज, तो रोगों से मुक्त होने के लिए, यानी रोगों को जो है प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट डिजीज स्पेशली थ्रू क्लीनिनेस। तो ये साइंस की वो ब्रांच है जो डिजीज को दूर रखती है, खासकर किस पे ध्यान देकर? क्लीनिनेस पे ध्यान देकर, जिसमें हम क्या बनाते हैं? इंसेक्टिफिकेंट्स बना देते हैं, फिर जैसे लाइजॉल हो गया, ये सब डेटॉल्स हो गए, इन सब क्या है, इनको हम क्लीनिनेस में यूज करते हैं, तो सफाई के लिए। नेक्स्ट आता है हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स क्या होते हैं?
स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर विच कंटेन न्यूट्रिएंट। तो हाइड्रोफोनिक्स, देखो हाइड्रो मतलब पानी, समझ जाओ, वर्ड्स को ब्रेक करके समझा करो। हाइड्रो मतलब पानी, तो यानी हम उनकी बात कर रहे हैं, उन ऐसे प्लांट्स या ऐसे पौधों की बात कर रहे हैं जो ग्रो होते हैं। स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट, जो ग्रो होते हैं किसके लिए, बिना किसी मिट्टी के, मृदा के बिना, ठीक है, उनमें मृदा की जरूरत नहीं है, यानी उसमें मृदा नहीं दिया है, लेकिन मृदा से उन्हें क्या मिलता है, मिट्टी से उन्हें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट उन्हें सीधा पानी में दे दिए जाते हैं, यानी वो पानी में न्यूट्रिएंट्स घुले होंगे तो वो पानी से जो है अपने न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है कि हम जो है प्लांट को ग्रो कर रहे हैं और जो न्यूट्रिएंट्स है उनको पानी में जो है ले लिया जा रहा है, पानी से ही उनका इस्तेमाल कर लिया जा रहा है। अब हेमाटोलॉजिस्ट देखा होगा, जो ब्लड और ब्लड से रिलेटेड डिजीज, और हेमाटोलॉजिस्ट आपने रिपोर्ट भी देखी होंगी, हेमाटोलॉजी रिपोर्ट जो होती है, जो आपकी ब्लड रिपोर्ट होती है उसको हेमाटोलॉजी भी बोलते हैं। देखो हेमाटोलॉजी, हेमा मतलब ब्लड होता है, हेमाटो मतलब ब्लड, और लॉजी मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड इन हेल्थ एंड डिजीज। तो जैसे आप ब्लड चेक कराने आते हो तो ब्लड चेकअप के अंदर आपकी WBCs को देखता है, वो RBCs को भी देखता है, फिर आपकी प्लाज्मा को देखता है, प्लेटलेट्स काउंट करता है, फिर उसके बाद आपका हेमोग्लोबिन चेक करता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग ब्लड के बारे में, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट को चेक करता है। तो जो ब्लड के बारे में जानकारी होती है, जो ब्लड के बारे में स्टडी होती है कि ब्लड में कितने प्रकार के जो है मैम वो पिगमेंट है, या फिर आपको ब्लड में जो है आयरन की मात्रा कितनी है, ब्लड के अंदर क्या क्या जो है तत्व है, उन सबको लेकर जानकारी, और पूरा ब्लड के बारे में प्रोफाइल को लेकर जानकारी जो है हेमाटोलॉजी में रखी जाती है। अब आके देखते हैं हेपेटोलॉजी। देखो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी बायोमेडिकल से जुड़ा होता है, जो मेडिकल से जुड़ा होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। हेप्टोलॉजी, ठीक, हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी किसका होता है, स्टडी ऑफ लीवर। तो लीवर हो गया, लीवर का फंक्शनल यूनिट क्या है, यूनिट नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। लीवर क्या करता है, लीवर आपका प्योरिफिकेशन का काम करता है। ब्लड आपका दो जगह प्योरीफाई होता है, किधर किधर, एक आता है आपका ब्लड प्योरीफाई होता है आपका ऑक्सीजन, वहां से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन के साथ उसको ब्लड को रखा जाता है। लीवर में क्या होता है कि जो यूरिया बनता है वो अलग निकाल देते हैं और उसको फिर पानी की फॉर्म में आपको जो है मूत्र के जरिए शरीर से बाहर कर दिया जाता है, टॉयलेट के जरिए। तो लीवर आपका क्या करता है, ब्लड जो है प्योरिफिकेशन का काम करता है। तो लीवर से लेकर जो भी स्टडी होती है या लीवर के फंक्शन को लेकर जो भी बात होती है वो सब किस में आ जाती है, हेपेटोलॉजी के अंदर स्टडी होती है। नेक्स्ट आता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये एम्फीबियंस को लेकर, वो जानवर जो पानी में और जो ज़मीन में दोनों पे रहते हैं, जैसे कि मेंढक, मेंढक पानी में भी रह लेता है, मेंढक ज़मीन पे भी रह लेता है। तो हर्पेटोलॉजी में क्या, किन की स्टडी करते हैं, एम्फीबियंस की, ठीक है, एम्फीबियंस के साथ साथ किसकी, रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, आपके जो रेंगने वाले जो हैं जीव जंतु होते हैं, जैसे कि आपका स्नेक हो गया, और जैसे और भी बहुत सारे हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए। तो ये सब आपके क्या है, रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स की और एम्फीबियंस की स्टडी को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। हेलमिंथोलॉजी किसको बोला जाता है, हेलमिंथोलॉजी होता है पैरासिटिक वॉर्म्स। अब पैरासिटिक को बोलते हैं परजीवी, परजीवी कीड़े। जैसे कि आपने अमरबेल देखी होगी, कसकटा प्लांट बोलते हैं इसको, कसकटा प्लांट, अमरबेल। तो अमरबेल क्या होती है कि पैरासाइट क्या करता है, देखो उस वह खुद से अपना खाना नहीं बना पाता, पैरासाइट खुद से अपना भोजन नहीं बनाता, तो वह निर्भर करता है। तो अमरबेल क्या होती है, वो पेड़ों पे चली जाएगी और अपनी जो क्या है, वो जो अपनी जड़ें हैं वह उसके स्टेम में लगा देगी। तो जब जब पेड़ अपने लिए खाना बनाएगा तो वो पेड़ का जो है खाना चुराने लगेगी। तो वो क्या करती है, वो पेड़ का खाना खा जाती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, पेट के कीड़े देखा होगा आपने, स्टमक पे जो होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो भी पैरासिटिक वर्म्स होते हैं। वो क्या होते हैं, वो बच्चों का खाना है उसको खाने लगेंगे, खुद के डेवलपमेंट करने लगेंगे।
तो उससे बच्चों के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। ठीक, तो इसीलिए हेलमिंथोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ पैरासिटिक वर्म्स। आइस्थियोलॉजी मतलब होता है फिशेस। तो फिशेस के बारे में, मछली के बारे में जानकारी, मछली को लेकर स्टडी करना, मछली का अध्ययन करना, उसके उसके लाइफ को लेकर समझना, मछली के जीवन को लेकर, मछली की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, जैसे मछली के स्केल्स होते हैं, है ना, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है और उनके पास गिल्स होती हैं। तो गिल्स का मतलब होता है कि पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को लेने में उनकी सहायता करता है। तो इस तरीके से मछली और मछली की चीज़ें जो है उसकी मछली की फिजियोलॉजी यानी मछली की शारीरिक बनावट, उसके शरीर के बारे में जानकारी, ये सब किस में हो जाता है, आइस्थियोलॉजी में। अब आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी तो आप इम्यून से समझ गए होंगे, तो ये होता है आपका रक्षा तंत्र। बॉडी का एक रक्षा तंत्र होता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से, किसी भी प्रकार की रोगों से आपके शरीर को रोग मुक्त रखने में मदद करता है। वो होता है आपका इम्यून सिस्टम, इम्यून प्रणाली। ठीक है, इसको बोलते हैं परिरक्षा प्रणाली या परितंत्र प्रणाली जो होती है। ये क्या करती है, आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार के रोग को आने नहीं देगी। उसके लिए खुद से एक है डिफेंस मैकेनिज्म, यानी बचाव का एक अपना जो है मैकेनिज्म तैयार करती है और आपकी बॉडी को क्या करती है, एक्टिव करती है, जिससे बॉडी में जो कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया आया हो या कोई और किसी प्रकार का जो वायरस है या कोई पैरासाइट है, उससे लड़े और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। ठीक, जैसे हर एक देश के पास एक फौज होती है ना, डिफेंस होती है, तो उसके बाद वो क्या करती है, वो देश की बाउंड्रीज को सिक्योर करती है। तो इसी तरीके से आपका इम्यून सिस्टम होता है जो आपके शरीर को सिक्योर करता है। नेक्स्ट आता है कोलोलॉजी। कैलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। तो ह्यूमन ब्यूटी को लेकर, ह्यूमन को लेकर जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं कैलोलॉजी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है मेटाजोन। ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स कॉल्ड मेटाजोन। तो जो सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एक है एक कोशिकीय जो होता है और द्विकोशिकीय, तो जिनके मल्टी सेलुलर होते हैं, बहु कोशिकीय जिनके सेल्स होते हैं, बहुकोशीय होते हैं जो प्राणी, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स को कम बोलते हैं मेटोजोन। तो ये बहुत बड़ा हो गया, इसके अंदर जैसे ह्यूमन हो गया मल्टी सेलुलर होता है, प्लांट मल्टी सेलुलर हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं। मोनोसियस क्या था, प्लांट विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। तो मोनोसियस मतलब ऐसे पौधे जिनके पास मेल फ्लावर भी होते हैं और फीमेल फ्लावर भी होते हैं, तो उन फ्लावर्स को बोलते हैं मोनोइसियस। नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट हमारे लास्ट 80 वर्ड्स होंगे, इसके आगे के हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो बाहरी फीचर्स को लेकर, एक्सटर्नल फीचर्स को लेकर जब स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेकर, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स हो सकता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट हो सकता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हो सकता है। तो बाहर के जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स के, तो उनको लेकर जब स्टडी करी जाती है, बाहरी फीचर्स को लेकर स्टडी करी जाती है, तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो है प्लांट्स को लेकर बात करेंगे, उनके एक्सटर्नल फीचर्स को लेकर बात करेंगे। ह्यूमन मॉर्फोलॉजी में ह्यूमन के एक्सटर्नल फीचर्स को लेकर जो है बात करेंगे। ठीक, उनकी स्टडी को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जैसे होगा, माइक्रोबायोलॉजी का क्या मतलब होता है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, माइक्रो मतलब छोटी, सूक्ष्म, सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब है कि हम उन जो सूक्ष्म होते हैं, जिनको पारदर्शी, जिनको हम देखते हैं सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जीवाणु हो गए, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तो ये सब क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीवी हैं। तो इनकी स्टडी करने के लिए, जैसे वायरस की स्टडी करने के लिए तो अलग हो जाएगा, बैक्टीरिया की स्टडी अलग होगी, एल्गी की, लेकिन इन सब की कलेक्टिव स्टडी करने के लिए जो ब्रांच होती है बायोलॉजी की, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो काफ़ी लोग ने मास्टर्स करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, जो बाद में वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजी, प्रोटोजोआ पे पढ़ते हैं, और बाद में क्या करते हैं, फिर इसमें से एक डोमेन लेके अलग हो जाएंगे, उस पर वो PhD करने लगेंगे।
चलो 75th है माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है? अब जो बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल होता है, जैसे स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स क्यों हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उन सबको लेकर स्टडी होती है। उन सबको लेकर जो है बताया जाता है कि किस मॉलिक्यूल से बॉडी किस तरीके से कार्यरत करेगी। इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं मेडिकोन। तो मेडिकोन हो गया या फार्मास्यूटिक्स हो गया। तो फार्मास्यूटिक्स भी देखो एक ब्रांच होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, पर हम देख लेते हैं मेडिकोन। तो मेडिकोन होता है स्टडी ऑफ ट्रीटिंग डिजीज बाय ड्रग। तो आपने पता होगा कि जब भी आपको कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी के लक्षण होते हैं, फिर उसका टेस्ट लिया जाता है, तो उसके बाद से बीमारी के बारे में जानकारी पता लगती है हमें कि किस प्रकार का रोग है, क्या इसके पीछे का कारक रहा होगा। तो उस प्रकार उसके हिसाब से आपको दवाइयाँ दी जाती है, प्रिस्क्रिप्शन जो है डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। तो दवाइयों को, जो कोई बीमारी है उसको दवाइयों से ठीक करने के लिए हम बोलते हैं मेडिकोन, ठीक। मैमोग्राफी क्या होती है? मैमोग्राफी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। देखो मैमोग्राफी का मतलब होता है ब्रेस्ट कैंसर, तो ये बहुत आजकल आपने सुना भी होगा ब्रेस्ट कैंसर। तो जो महिलाओं के जो ब्रेस्ट होते हैं, जो स्तन होते हैं, उनके अंदर कैंसर बनने लगता है। अगर वो जल्दी डिटेक्ट नहीं होता है तो बाद में, अगर नहीं डिटेक्ट होता है तो वो कैंसर पूरी बॉडी में ना फैले, तो इसीलिए महिलाओं के जो स्तन है उनको निकालना पड़ता है। तो ये ब्रांच है साइंस की जो डील करती है ब्रेस्ट कैंसर से, और इसके बारे में महिलाओं को ज़्यादा जानकारी या इसके बारे में इतना पता नहीं होता है, तो इसके लेकर भी जागरूकता फैलानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं जो इन सब चीज़ों को लेकर जो है सचेत नहीं है, जो जागरूक नहीं है, तो उनको ये बीमारी जो है अक्सर पड़ जाती है, क्योंकि वो इनकी शुरुआती स्टेज में कैंसर का पता नहीं लग पाता, जिसकी वजह से ये बहुत प्रॉब्लम करता है। तो मैमोग्राफी होता है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर के टेस्ट के लिए जो डील करता है उसको बोलते हैं मैमोग्राफी। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, अब देखो स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को लेकर, उसके बेसिस पे को लेकर जब हम मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर जो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। माइकोलॉजी, तो जैसे अभी हमने पढ़ा था ना माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या था? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, अल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ। तो इन सब को लेकर हम बात कर रहे थे, सारे सूक्ष्म जीवी को लेकर एक साथ पढ़ रहे थे, किसके अंदर? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अब माइकोलॉजी में क्या हो गया? सिर्फ हम जो स्टडी करेंगे, अब हम फंगी की स्टडी करेंगे। तो उस फंगी की स्टडी को लेकर, फंगस देखो बहुत सारी फंगस यूजफुल होती है, कुछ फंगस यूजफुल होती है, कुछ फंगस बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदेह होती है। तो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फंगस, राइट। तो उसके हिसाब से जो है ये माइक्रोबायोलॉजी जो है, माइकोलॉजी जो है, ये फंगस के टाइप को लेकर काम करती है। फिर होता है मार्मिकोलॉजी, तो स्टडी ऑफ आंट। मार्मिकोलॉजी होता है आपकी स्टडी ऑफ आंट, तो जो चींटी हो गया, चींटी को लेकर जो अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? मार्मिकोलॉजी। तो लगभग आज की क्लास में हमने मतलब टोटल अब हम लगाएं तो हमने 80 कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और हमारे जो है बचे रहेंगे, उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो जो ये आपने 80s जो है अभी तक पढ़े हैं ब्रांचेस और उनका एक्सप्लेनेशन, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं, ठीक। तो हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते रहिए, क्योंकि परीक्षा में ये काफ़ी यूज़फुल होता है, आपको पूछा जा सकता है। और उसके साथ साथ, और ये जो है राइट, तो इस तरीके से चीज़ें जो है आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक। तो अब बाकी की जो है क्लासेस जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।